नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। 4 जून 2003 छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री अजीत जोगी हुआ करते थे। अचानक एक खबर आती है जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख दिया। छत्तीसगढ़ में उस समय विद्याचरण शुक्ल ने नई पार्टी बनाई और ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि वो पार्टी चुनाव में बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि उसी साल अंत में चुनाव होने थे। लेकिन अचानक मौधापारा थाने के सामने रामावतार जग्गी जी, जो उस समय कोषाध्यक्ष हुआ करते थे उस पार्टी के, उनकी हत्या कर दी जाती है। छत्तीसगढ़ की पहली राजनीतिक हत्या, वो भी चुनाव के कुछ महीने पहले। बहुत सारे लोग उसमें अभियुक्त बनाए जाते हैं, लेकिन जो पहले नंबर के अभियुक्त रहते हैं अमित जोगी, उनको कोर्ट से बरी कर दिया जाता है। बरी भी कर दिया जाता है। उसके बाद तमाम अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। आज उसमें फिर कुछ डेवलपमेंट हुआ है। मेरे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए सतीश जग्गी जी हैं, जो रामावतार जग्गी जी के सुपुत्र हैं, और उनकी पत्नी है गुलशन जग्गी जी। नमस्कार। मुझे मालूम है कि यादों को जब फिर से कुरेदा जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, निश्चित तौर पर हो रही होगी आपको भी। लेकिन 2003 से लेकर 2026-23 साल बीत गए गुलशन जी। अभी की जनरेशन को पता ही नहीं होगा कि रामावतार जी के साथ हुआ क्या था। आप बताइए, उस दिन आपको क्या खबर मिली थी और कैसे पता चला कि इतनी बड़ी घटना हो गई? मैं साथ में घूमने गई थी, राउंड मारने, ऐसे ही रायपुर में। तो रास्ते में किसी का फोन आया, तो मुझे कहते हैं तू घर जा, मैं आता हूँ अभी। मेरे को खुद घर तक छोड़ने आए हैं और वापस गए हैं। उस बीच मैंने फ़ोन में बात की है कि ये लोग बच्चे नहीं हैं तो अपन लोग क्या खाना खाएंगे, कहीं चलेंगे क्या करके। तो बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आप मेरे लिए कुछ बना लो। मैं बोली ठीक है। मैंने पूरी तैयारी करी रखी। 10:30 पौने 11 का टाइम हुआ था उस समय। गाड़ियां मेरे दरवाजे के आगे गाड़ियां दौड़ दौड़, तो मैं भी हैरान हो गई। मैं बोली हुआ क्या ये। थोड़ी देर के बाद में ये आया, तब मुझे समझ आया कि कुछ हुआ। तो लोगों ने बताया भाई मौधापारा थाने के सामने ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद तो फिर जो माहौल था वो आप भी समझ सकते हैं। हम लोगों ने 3-4 साल इतनी दहशत में जिए हैं। ये कहीं जाता था तो मेरे को धड़कन तेज हो जाती थी। रात को दिन को ये समझाता था, मम्मी काम नहीं करेंगे क्या, कहीं जाएंगे नहीं उसके डर के मारे। अरे भाई जाओ, लेकिन मेरे को टाइम में घर में आओ। ऐसी ऐसी बातें। सतीश जी, 4 मई 2003 को अगर एनसीपी के कोषाध्यक्ष रामावतार जग्गी जी की हत्या नहीं होती तो आपको नहीं लगता विद्याचरण जी सरकार बना लेते? निश्चित तौर पे पापा के जाने से उनको बहुत बड़ा झटका लगा और एक बहुत विश्वसनीय, बहुत सारा काम अपने कंधे पे लिया हुआ व्यक्ति, तो वो उनके पास से चला गया। तो इस बात का जिक्र विद्याचरण जी ने मुझसे कई बार किया, कई बार, एक बार नहीं कई बार किया। कभी वो भी बहुत भावुक हो जाते थे, इमोशनल हो जाते थे, तो मेरे को फ़ोन करके बुलाते थे, सतीश तू आ करके। और मैं और वो डाइनिंग टेबल में बैठते थे। बहुत से फल फ्रूट, बहुत शौकीन थे, तो मेरे को अपने हाथ से काट के देते। तो मैं समझ जाता था कुछ ना कुछ बात है। और वो मेरे से इतनी बड़े कद के वो थे, सब थे। तो अक्सर वो कहा करते थे, यार तारू का जाना, पापा को ज़्यादातर प्यार से सब तारू कहते थे। बोले तारू का जाना किसके जीवन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक तेरी माँ और एक मैं, हम दोनों के जीवन में मतलब ऐसी चीज़ें हो गई कि वो कमी वो जो है वो कोई पूरी नहीं कर सकता। और आज तारू होते तो निश्चित तौर पे मेरा जो सोच थी, मेरी जो प्लानिंग थी, वो बहुत कुछ बदल दिया होता।
तो विद्याचरण जी कई बार मेरे से व्यक्तिगत रूप पे वो बात करते थे और मुझे बताते थे पापा के बारे में और उनकी दोस्ती, उनके संबंध। तो जब तक पापा थे तो हम लोग तो बहुत कम मुलाकात होती थी, बहुत कम बात होती थी, पर पापा के बाद मैं अक्सर जाया करता था और वो भी बुलाते थे और बात करते थे और पूछते भी थे हर चीज़। कहा जाता है कि जग्गी हत्याकांड में अगर विद्याचरण के करीब 400 करोड़ रुपए डूब गए, फिगर कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन सच है कि आपके पिता की कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी आप लोग को भी नहीं पता था। आदित्य भैया, इसमें मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा कि ये 23 साल की जो मेरी लड़ाई थी, जर्नी थी, एक ऐसे व्यक्ति के साथ थी, आज इस दुनिया में नहीं है, उनके प्रति मेरा रिगार्ड्स है, उनके प्रति मेरा सम्मान है, उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परंतु अगर वो पिताजी के बारे में उनको इतना से भी कुछ मिल गया होता तो वो हम लोग को नाप दिए होते। विद्याचरण जी की बात कर रहा हूँ, उनके पैसे काफी थे, उसमें बताया जाता है 400 करोड़, क्योंकि भाई एक स्टेट का चुनाव लड़ना, 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारना, पूरा कोषाध्यक्ष, मतलब कोष तारू भैया के पास था, मतलब राम अवतार जी के पास था। जी, तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो वो जो सामने वाली पर्सनालिटी थी, जिससे, क्योंकि ऑलमोस्ट बीजेपी तो विद्याचरण जी के साथ टाई अप के लिए तैयार थी, बीजेपी का तो था, तो उस समय तो मतलब एक पूरी तरफ जोगी जी की वो था और एक तरफ विद्याचरण जी का था। तो पापा के लिए, इवन मेरे लिए, उन्होंने हर ऐसा कोना ढूंढने की कोशिश करी कि कहीं से कुछ मिल जाए और उसको आधार बना के पूरा केस को डाइवर्ट कर दिया जाए। तो ये 400 करोड़ और 300 करोड़ की कहानी जो है ना, ये एकदम पूरी तरीके से मैं इसको खारिज करता हूँ और इसमें मैं एकदम भी वो नहीं करूँगा, क्योंकि पिताजी इतने सिंपल। मेरे पिताजी की शुरुआत बस की कंडक्टरी से हुई थी। बस के कंडक्टर थे, मध्य प्रदेश शासन में बस के कंडक्टर थे पिताजी, और वहां से उन्होंने जीवन स्टार्ट किया और हम लोगों को कभी ये चीज भूलने नहीं दी। वो हम लोग को कभी ये चीज भूलने नहीं दी और हमेशा उन्होंने सबका सम्मान करना, सबका मान करना और झुक के बात करना ही सिखाया हम लोग। गुलशन जी, आपसे सवाल था मेरा, तारू जग्गी जी, मतलब जो लोग उनको जानते हैं, मुझे नहीं लगता राम अवतार कोई पता, सब तारू भैया कहते थे। किसी से कोई दुश्मनी नहीं? कोई नहीं। क्यों हत्या कर दी गई? वो एक आदमी ऐसा था कि आप यहाँ मारते तो ये कर देता कि हमार, वो ऐसा आदमी। मेरी जितनी लाइफ उनके साथ निकली, कभी गाली नहीं खाई। जो उसने हाथ लगाया है ना, वो गौ हत्या किया है। क्यों हत्या की गई, क्या लगता है क्यों हत्या की गई? वही तो बात है, वो घर में ये सब बातें राजनीति वाली नहीं करते थे। कई बार मेरे को भी विद्या भैया ने बुलाया, मैं बोली भैया कोई बात सुनने से मैं आपके बंगले में आऊंगी। बोले गुलशन बिल्कुल नहीं आना, मेरे को घर में बुलाना, यहाँ आएगी 4 तरीके की बातें उठेंगी। वो आदमी इतना सीधा आदमी जाके। सतीश भैया, उस समय बहुत कम उम्र के सब लोग थे, आपकी भी उम्र, माता जी की, मैं देख रहा हूँ 2 भाई हैं आप लोग, कैसे संभाले परिवार को? क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जिससे लड़ाई थी उससे ऊपर कोई छत्तीसगढ़ में था नहीं। मेरी शादी हो चुकी थी, जो मेरा बड़ा बेटा है 4 साल का, 4 साल का था, और लगभग 14 साल तक, 12 साल तक उसने कभी भी मेरे को पापा और मेरी वाइफ को मम्मी नहीं कहा। वो पापा को ही पापा कहता था, दादा को और दादी को ही कहता था। बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ जो होती है, बहुत अच्छा परिवार था। हम 2 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं, 1 बहन है, हम लोग 3 लोग हैं। तो ये जो एकदम से हमारे परिवार में जो पहाड़ टूटा, तो हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, बिजनेस फैमिली से आते हैं। जो पापा की प्लानिंग्स थी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो माँ बाप सपने देखते हैं कि एक समय आएगा हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, हम लोग भी होगा। तो कई बार मजाक में पापा कहते भी थे, जब एनसी ट्रेजरार बने, एनसी पहली बार उन्होंने राजनीतिक पद लिया, क्योंकि विद्याचरण जी बोले ये पद मैं और किसी को दे ही नहीं सकता तारू, तुम्हें सिवा भरोसे का पद है और तुम्ही को लेना पड़ेगा। पापा उस समय भी फेवर में नहीं थे,
पापा और मेरे साथ जो ड्रॉबैक हुआ बहुत बड़ा कि मैं और पापा बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। मतलब हम दोनों ऐसी चीज़ें शेयर करते थे, ऐसी चीज़ें बात करते थे, ऐसी चीज़ें करते थे शायद एक बाप बेटा नहीं कर सकते थे। पापा के हिडन एक दो ऐसे चीज़ें थी जो उनको शौक के तौर पे पसंद थी, तो मेरे को साथ में लेके जाते थे और बात करते थे, बोले चल ना बे साथ बैठेंगे बात करेंगे। कभी भी ऐसे बहुत हैप्पी हम लोग का करते थे। ये जो घटना हुई और जो हम लोग के घर में सीबीआई का आना, पुलिस का आना, मीडिया ट्रायल और ये तो वो, और इतने बड़े व्यक्ति के साथ लड़ना, पूरा घर दहशत में रहना। छोटी बहन की शादी नहीं हुई थी, उसकी शादी कर लगी हुई थी, उसकी शादी करना था। उस शादी में कितनी दिक्कतें आई हम लोग जानते हैं, हमारे परिवार को जानते हैं कि उन लोगों ने कितना डिस्टर्ब करने के प्रयास किया कि सतीश कहीं से टूट जाए, कहीं से कुछ हो जाए। उनकी डिमांड एक ही थी कि आप शांत बैठ जाओ, आप सीबीआई की डिमांड नहीं करो। वो जो फेक एक्यूज्ड उन्होंने बनाया था, फेक जो पुलिस उनकी जांच कर रही थी, उस पर भरोसा कर लो और वो पुलिस जो करके देगी उसको एक्सेप्ट कर लो। जिसके लिए उसने मेरे को थ्रेटनिंग करी, मेरे परिवार को थ्रेटनिंग करी, मेरी सिस्टर की शादी में डिस्टर्बेंस पैदा किए, मेरे बिजनेस को स्पॉइल किया। परंतु हम भाई बहन बहुत मजबूती से खड़े रहे और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे पास ऐसे भाई बहन हैं। आज भी मेरा छोटा भाई जो माँ की पूरी सेवा करता है, माँ को पूरा देखता है, मेरे को उन लोगों ने खुला छोड़ा हुआ है कि इस लड़ाई में भैया को आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। मेरी बहन जो है वो शादी हो चुकी है, परंतु वो पूरे घर का वहाँ बैठ के भी ध्यान रखती है, ज़रूरत होती है तो तुरंत आती है। हम दोनों भाई आज भी साथ हैं, आज भी साथ रहते हैं और आज भी हम अच्छे तरीके से रहते हैं। परंतु आदित्य, ये जो लड़ाई थी, ये ऐसे ऐसे मेरे खट्टे मीठे अनुभव हैं। हाँ, बहुत अच्छे लोग भी मिले। मैं आ रहा हूं उसी सवाल पे। उस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आपका साथ छोड़ दिया था। अजीत जोगी पावरफुल शख्सियत, कहीं कोई दौरा नहीं, तत्कालीन मुख्यमंत्री। अजीत जोगी के सामने बहुत कम लोग होंगे जो मदद के लिए सतीश जग्गी के साथ खड़े हुए होंगे। कुछ ऐसे नाम याद है? कोई भी नहीं। कोई नहीं था। कोई भी नहीं। एक दो बड़े नेता थे, भूले भटके अगर किसी के कहने से मुझसे बात करने को भी तैयार हो गए। तो एक बहुत कद्दावर नेता हमारे प्रदेश के हैं, दिल्ली में थे, बहुत बड़े पद में थे। दिल्ली में मैं जब गया हियरिंग में, पेशी में जब गया, तो किसी ने कहा कि वो मिलना चाहते हैं करके। और आदित्य, जब मैं उनके घर पहुंचा तो ऐसा लगा कि पूरे घर में जो है सांप सूंघ गया। मतलब खिड़की दरवाजे बंद करना, जबकि दिल्ली में हूँ, यहाँ भी नहीं था मैं। और उन्होंने क्या बात करी, क्या नहीं बात करी, मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं आया क्यों यहाँ पे। मैं तो ये समझ भी नहीं पाया कि मेरे को यहाँ पे बुलाया क्यों गया और मेरे पास मैं आया क्यों। मेरे को लगा कि टोटल टाइम वेस्ट हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पूछा, मैं इतना आप डरते हैं, इतना आप घबराते तो मुझे क्यों बुलाया आपने? मैं आपसे कोई मदद की उम्मीद लेकर नहीं आया हूँ, कोई मैं आपके सामने हाथ फैलाने नहीं आया हूँ। आपने मुझे बोला तो मैं आया। तो ऐसा डर का माहौल इतने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के अंदर में था, तो हमारा तो एक साधारण सा परिवार था। परंतु जो लड़ाई मैं लड़ रहा था या जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, वो सत्य की लड़ाई थी। इसलिए परमात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ था और मुझे आज जीत हासिल हुई। 2003 में मुख्यमंत्री लास्ट में बन गए थे डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह ने सीबीआई जांच की सिफारिश करी। 2018 में भी जब मुख्यमंत्री बने थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने भी साफ कहा था कि जग्गी परिवार को मैं न्याय दिलवाऊंगा। क्या ये माना जाए इन दोनों लोगों ने तो मदद की आपकी? मैं डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री बने, उनसे पहले भी अजीत जोगी जी से भी हमने मांग करी थी कि इस केस को आप सीबीआई को दे दीजिए। तो उन्होंने साफ डिनाई कर दिया था कि मेरी पुलिस काम कर रही है और मेरी पुलिस पे आप भरोसा रखिए, दूध का दूध पानी का पानी करके देगी। परंतु जिस प्रकार से पिताजी के ऊपर में लूट और अपराध का मामला दर्ज करके और फेक एक्यूज ले आए, तो हम लोगों ने समझ गए थे। तो मैंने ये पता किया अपने लीगल टीम से कि इसको सीबीआई को कैसे दिया जाए। तो उस समय ये था कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट राज शासन सीबीआई को इन्विटेशन नहीं देगी तो वहां जाके सीबीआई काम नहीं कर सकती है। तो हमारे पास कोई तरीका बचा नहीं था, या तो सुप्रीम कोर्ट जाए हम और या तो जाए। तो हमने ये देखा इलेक्शन है,
इलेक्शन में क्या होता है उसको रिजल्ट को हमने ऑब्जर्व किया और 4 महीना हम शांत बैठे। और जैसे यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ तो हम डॉक्टर साहब के पास गए, पूरा परिवार गया, माता जी गई और हम सब ने परिवार के लोग गए, 15-17 लोग गए थे और हमने एक आवेदन दिया कि हमारे को न्याय दिलाने के लिए इस केस को सीबीआई को दिया जाए। आदित्य, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पार्टी या कोई भी सत्ता इसमें पॉलिटिक्स करना चाहती तो उस समय तो सत्ता परिवर्तन हो गया था। अपनी पुलिस से जैसे वो फर्जी जांच करा रहे थे वो भी कुछ भी कराते, किसी को भी उठा के अंदर कर देते। पर थैंक्स टू डॉक्टर रमन सिंह, क्योंकि उस समय सेंट्रल में यूपीए की सरकार थी। करेक्ट, डॉक्टर रमन सिंह की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो डॉक्टर साहब ने 1 मिनट देरी नहीं करते हुए तत्काल सीबीआई को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं इस केस में निष्पक्ष जांच चाहता हूं, इसलिए मेरी पुलिस ना करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की सीबीआई जांच करेगी। और सेंट्रल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वहां से भी हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ और 6 महीना टोटल लगा। 6 महीने के अंदर सीबीआई ने इसको अपने हैंड ओवर ले लिया। शरद पवार ने मदद की? बिल्कुल, साहब ने भी बहुत मदद करी और कभी भी मेरे को जरूरत पड़ी तो आधी रात को भी मैं उनके पास गया तो साहब ने बिल्कुल मेरे को मदद करी। 2007 में सीबीआई ने 31 लोगों को अभियुक्त बनाया सतीश जी। 28 लोग उसमें जो है सीधे तौर पर सजा हुई और मेरे ख्याल से 2 लोग सरकारी गवाह बने थे। अभियुक्त नंबर 1 नाम अमित जोगी, कोर्ट से बरी, क्या कहेंगे? उस फैसले को आपको याद करना पड़ेगा और पीछे जाना पड़ेगा। मैंने तो नहीं, जो अभियुक्त बने थे उन्होंने ही स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस फैसले आने के बाद जो अभियुक्त बने थे उन्हीं के परिवार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था और इस फैसला कैसे आया था, कैसे मैनिपुलेट किया गया था, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से दुनिया को दिखाया था। और इसी केस में, मेरे पिताजी के केस में, बीएल तिड़के साहब की बेटी द्वारका तिड़के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मजिस्ट्रेट थी दुर्ग में, उस वीडियो में उनकी पैसा लेते हुए छवि आने के कारण उसको टर्मिनेट किया गया था। तो ये तो अपने आप में स्पष्ट है कि अमित को क्यों छोड़ा गया। इसमें कहने और करने के लिए कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि पिताजी की जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन प्रदेश भर में सब समझ चुके थे कि इसके पीछे किसका नाम है। अमित को सिर्फ जो इतने सालों में समझा है कि वो कानूनी लैंग्वेज में कहा जाता है बेनिफिट ऑफ डाउट, उस आधार पे छोड़ा। जिस बात को हमने आज सर्वोच्च न्यायालय में रखा, सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीरता से उसको देखते हुए निचली अदालत को आदेश किया कि इस आधार पे, इतने गंभीर आरोप पे किसी को छोड़ा न्याय संगत नहीं पाता, इसलिए इसको पुनः आप सुने। और आज जो सुनवाई हुई और फैसला आपके समक्ष है। इस जजमेंट के खिलाफ सीबीआई हायर कोर्ट में जाना चाहती थी। आरोप लगता है कि अजीत जोगी के चलते केंद्र सरकार, मतलब उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अनुमति नहीं दी। क्या यह आरोप सत्य है? हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस व्यक्ति थे वो। सीबीआई अक्सर हायर कोर्ट में अपील करती है अगर वो हार जाती है तो। उनको टाइम लिमिट पता है, सिस्टम पता है। परंतु मेरे वकीलों को यह आभास हो चुका था, मेरी जो लॉ टीम थी उसको आभास हो चुका था, इसलिए हमने अपनी रिवीजन की तैयारी कर ली थी। और अगेन बीके मुंशी जी आज नहीं है, बीके मुंशी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मेरे को उस समय बोला था कि सतीश, ये तेरी जो रिवीजन आज एडमिट हुई है ना, 20 साल बाद भी इस केस को जिंदा रखेगी। और देख लीजिए आज 20 साल पूरे हो गए और उस रिवीजन पिटीशन जो मेरी थी वहां पे लगी थी, वो जो मैंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया और उस टाइम जो मिला, इस बीच में सीबीआई आ गई और डिसीजन आ गया। 2 अप्रैल का जजमेंट जो आया हाई कोर्ट का, इसमें कोर्ट ने आदेश में क्या कहा है? मैं आपको 25 तारीख से बता रहा हूँ। 25 तारीख को हम लोग सब उपस्थित हुए, कोर्ट का आदेश था। मेरे को एसपी रायपुर द्वारा, अब तो कलेक्टर कमिश्नर हो गए, उनके द्वारा मेरे घर में नोटिस आया था कि आपको इन पर्सन उपस्थित होना है। ऐसे ही अमित जोगी को भी गया था, ऐसे ही सीबीआई को, ऐसे ही स्टेट को। सीबीआई भी 25 को उपस्थित थी, मैं भी 25 को उपस्थित था, अमित जोगी के वकील शैलेंद्र शुक्ला जी भी उपस्थित थे, स्टेट भी उपस्थित था। तो उन्होंने कहा कि इस केस को जल्द से जल्द सुनवाई करके सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हमको क्लोज करना है। आप सब बताइए कि इस केस को फाइनल हियरिंग के लिए कब रखा जाए। सबकी उपस्थिति में वहां पे 1 तारीख डिसाइड हुआ था। सीबीआई ने एग्रीड किया, मैंने एग्रीड किया और सब ने, क्योंकि आदित्य जी नया कुछ भी नहीं था, पुराना ही था। सारे पेपर पुराने हैं, सारी चीजें पुरानी हैं।
अमित जोगी के वकील द्वारा इसमें समय मांगा गया। हम्म, तो कोर्ट ने इसे कहा कि ठीक है, आपके अनुसार हम इसको 1 हफ्ते बाद 1 अप्रैल को लिस्ट करते हैं फाइनल हियरिंग के लिए। तो उन्होंने कहा हमें पेपर प्राप्त नहीं हुआ है, तो सीबीआई को उन्होंने तुरंत डायरेक्शन दिया और सीबीआई ने मुझे भी, स्टेट को भी और अमित जोगी के वकील को भी पेपर बुक अवेलेबल कराया विदिन 24 आवर्स। सबको पेपर दिया उन्होंने और मैंने भी पढ़ा, मेरे वकील ने भी आज बहस करी, स्टेट ने भी बहस करी, ऐसे उनको भी बहस करना था। फिर कल 1 तारीख को जब बहस चालू हुई तो फिर उन्होंने कुल मिला के, उनका एक चीज ये था जो मैं समझा बात को, कि किसी कारण से ये सुनवाई को रोका जाए, ये सुनवाई ना हो पाए, सुप्रीम कोर्ट से उससे स्टे मिल जाए। शायद वहां उनकी कोई दाल गली नहीं, इसलिए आज जो है वो ये बातें कर रहे हैं। दोषी करार दिए गए अमित जोगी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद क्या ऐसा और लगता है और विलंब हो सकते हैं न्याय पे आने में आपको? नहीं, मुझे तो न्याय मिल गया, मेरे परिवार को तो न्याय मिल गया, मेरे पिताजी को आज सच्ची श्रद्धांजलि मिल गई। मैं जो कर सकता था या मेरे परिवार जो कर सकता था आज उन्होंने कर दिया। अब ये कानूनी दांवपेच है, कानून के जो टेक्निकल चीजें हैं जिसका फायदा एक्यूज्ड हमेशा उठाते हैं, वो उठाने का प्रयास करेंगे। पर ठीक है, मेरी भी लॉ टीम वहां है, स्टेट भी है, सीबीआई भी है, देखा जाएगा जो होगा। कानून के दायरे में रहते हुए मुझे जहां तक जाना होगा बिल्कुल वो मैं निश्चित तौर पे जाऊंगा। गुलशन जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल था, जो निर्णय आज आया है, गुलशन जी को ये लग रहा है कि गुलशन जी को 23 साल बाद न्याय मिल गया है? क्या कहेंगे, वही है, न्यायपालिका पर भरोसा, भगवान पर भरोसा और इसकी मेहनत। ये तो बेधड़क, कभी भी दिल्ली जा रहा हूँ, रात होगी तो भी बिलासपुर जा रहा हूँ और मेरी जान तो माँ मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। लेकिन आज बेटे पे गर्व होगा ना, बेटे ने इतनी मेहनत की तो कम से कम वहां तक पहुंचे, तो जहां तक आप सोच रहे थे कि पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। 23 साल का लंबा संघर्ष, उसके बाद आज तारू जी की आत्मा को निश्चित तौर पर शांति जरूर मिली होगी। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपको मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत